प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक हिंदी काव्य के अंतर्गत संकलित छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले कालांश तक हमने उनकी इस आंसू कविता के 41वें पद तक का अध्ययन कर लिया है। आज 42वें पद से आगे के पद देखेंगे। तो आइए स्क्रीन पर देखें छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की लंबी कविता आंसू के पद। यहाँ 42वें पद के अध्ययन से पूर्व मैं आपको जो 41वां पद है उसका सारांश एक बार पुनः बता देता हूँ, जिससे भाव का तारतम्य बना रहे। इस 41वें पद में कवि प्रसाद ने वर्णन किया है कि एक ब्रही जो हृदय है, एक ब्रही जो प्रेमी है, वो अपनी प्रेयसी के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और उस रूप सौंदर्य में उसकी आंखों में जो लगा हुआ काजल है, उस काजल का वर्णन कर रहे थे। वो काजल की रेखा ऐसी लग रही थी जैसे काला पानी की बेला हो, और उनके जो नेत्र थे और नेत्र के अंदर जो नीलिमा थी वो ऐसी लग रही थी जैसे अतृप्ति के सागर में एक अनोखी नीलम रत्न की नाव तैर रही हो। ये वर्णन जो है 41वें पद में था। अब आप 42वां पद देखें। 42वें पद में प्रसाद क्या लिखते हैं? अंकित कर क्षितिज पटी को तूल का बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। देखिए, बार बार मैं आपको बताता हूं, जब हम व्याख्या करते हैं किसी भी पद की तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में कवि क्या कहना चाहता है ये बताया जाता है। तो यहाँ जब हम प्रसंग लिखेंगे तो पद के भाव को हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ एक बार पुनः पढ़ें और देखें कि कवि इस पद में क्या कहना चाहता है। अंकित कर क्षितिज पटी को तूल का बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। देखिए, एक बार शब्दार्थ देख लेते हैं। अंकित करना यानी लिखना, छापना, अंकन करना। क्षितिज जो होता है वो पृथ्वी और आसमान के मिलने का एक काल्पनिक स्थान है, जहाँ ऐसा लगता है कि पृथ्वी और आसमान दोनों मिल रहे हैं। पटी यानी वो क्षेत्र जहाँ पर वो जगह जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं। तो क्या कहता है कवि इस पद में? ये कहता है कि जहाँ पृथ्वी और आसमान के मिलने का जो स्थान है, जो क्षेत्र है, उस पर तूल का कहते हैं, कूंची कह लीजिए, अंग्रेजी में कहें तो ब्रुश कह सकते हैं, जिससे एक चित्रकार चित्र बनाता है। और बरौनी कहते हैं आंखों के जो पलकों के जो बाल होते हैं उनको बरौनी कहते हैं। तो आप देखें यहाँ पर बरौनियों को, पलकों के बालों को कवि ने क्या कहा है? तूल का, जैसे कि वो कूंची हो, ब्रुश हो, वो चित्र बनाने का। क्योंकि नीचे भी आया है चतुर चितेरी। चितेरी एक चितेरा कहते हैं कलाकार को या चित्रकार को। एक कुशल चित्रकार ब्रुश से, तूलिका से चित्र बनाता है। लेकिन यहां भाव जो है यह नहीं है। कवि अपनी जो प्रेयसी है, जैसा कि कहा जाता है कि हो सकता है प्रसाद के खुद की ये ब्रह की कविता हो, उनको कभी किसी से प्रेम हुआ हो और वो प्रेम टूट गया हो, तो शायद प्रसाद ही यहाँ एक ब्रही हृदय बनकर के, प्रेमी हृदय बनकर के अपनी मन की बात को, अपने प्रेयसी के सौंदर्य का यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो अब जब हम प्रसंग लिखेंगे तो प्रसंग में हम ये लिखेंगे कि यहाँ पर कवि ने इस पद में अपनी प्रेयसी की बरौनियों के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हम व्याख्या पर आते हैं। व्याख्या में हम देखें, व्याख्या में इस पूरे का भाव लिखना होता है। कवि क्या कहते हैं, लिखते हैं इसमें, अंकित कर क्षितिज पटी को तूल का बरौनी तेरी। तेरी किसकी? प्रेयसी की। यह प्रेयसी तेरी जो तूल का रूपी बरौनी है, बरौनी रूपी जो तूल का है, उससे अंकित कर क्षितिज पटी को, तूने जो क्षितिज है, आसमान और पृथ्वी के जो मिलने का जो स्थान है, उस स्थान पर क्या अंकित किया?
कुछ ऐसा अंकित किया। और फिर आगे लिखते हैं किनते नहीं, ये शब्द कितने हैं, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी, कि पता नहीं कितने ही घायल हृदयों की तुम चतुर चित्रकार बन जाती हो, ऐसा यहाँ पर कवि कहता है। अब आप देखिए कवि का वर्णन जो है वो बड़ा ही अनूठा है। कवि यहाँ पर एक अपनी प्रेयसी के, जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि एक प्रेमी के लिए उसके प्रेयसी का हर अंग, उसकी वेशभूषा, उसकी बोलचाल बहुत प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। उसको ऐसा लगता है उसकी प्रेयसी से बढ़कर इस संसार में और कोई है ही नहीं। तो यहाँ जब वरोनियों का जब वर्णन करता है कवि, तो आप देखें, अब यहाँ पर जो रूपक बांधा है वो आंखों का है। देखिए आंख के ऊपर पलक होती है और एक नीचे भी, ऊपर भी बाल है नीचे भी बाल है। तो इस दोनों जो ये पलक हैं ऊपर और नीचे, इन दोनों को क्या कहा है, एक आसमान हो गया और एक पृथ्वी हो गई। नीचे वाली जो स्थिर है, जो पलक ऊपर वाली होती है जो अक्सर हिलती जुलती है, और नीचे जो स्थिर रहती है वो पृथ्वी हो गई, और ऊपर वाला आकाश हो गया। इन दोनों के बीच में बाल हैं। वो बाल क्या है, बरौनी। और उन बरौनियों को क्या कहा है, जैसे वो कूंची हो, जैसे कि वो ब्रुश हो। और उस ब्रुश ने, यानी बरौनी रूपी ब्रुश से, बरौनी रूपी तूलिका से क्या कर दिया है, ये जो आसमान और पृथ्वी का मिलने का स्थान है, जो क्षितिज है, इस क्षितिज पर कुछ अंकित कर दिया है। क्या अंकित कर दिया है, ऐसे उन आगे लिखते हैं कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। अब आप देखिए ये बात कवि क्यों लिखता है यहाँ पर, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा कि एक प्रेमी के लिए उसकी प्रेयसी की आंखें, उसका काजल, उसका चेहरा, उसकी नाक, उसके बाल, सब कुछ अनुपम लगते हैं। तो यहाँ जब बरौनियाँ इतनी अच्छी हैं तो उनसे भी बहुत सारे हृदय घायल हो जाते हैं बरौनियों को देखकर। किसी को चेहरा पसंद आता है, किसी को नाक पसंद आती है, किसी को आंख पसंद आती है, किसी को प्रेयसी का काजल पसंद आता है। तो यहाँ कभी भी उसी प्रेयसी के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसकी आंखों की बरौनियों का वर्णन कहता है कि ये जो तेरी बरौनी रूपी जो तूलिका है, इसने, तूने पता नहीं इस क्षितिज पर क्या क्या अंकित कर दिया, और ऐसा करके पता नहीं कितने ही हृदय घायल हो गए, यानी तेरी बरौनियों को देख करके। अब आगे लिखते हैं कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी, कितने ही घायल हृदयों की तुम चतुर चित्रकार बन जाती हो, अर्थात बरौनियों को देखकर कितने ही हृदय घायल हो जाते हैं। इस तरह का यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। अब बात आती है विशेष की या साहित्यिक सौंदर्य की। तो साहित्यिक सौंदर्य में जैसे हमने कहा क्षितिज पटी, यानी क्षितिज रूपी क्षेत्र, जहां पृथ्वी और आसमान मिलते हैं वो क्षेत्र। तो यहां पर क्षितिज रूपी पटी पर, क्षितिज रूपी क्षेत्र पर, अर्थात रूपी शब्द आया है, यहां पर क्षितिज पटी में रूपक अलंकार हो जाएगा। ऐसे ही नीचे है तूलिका बरौनी, तेरी बरौनी रूपी तूलिका से, बरौनी रूपी ब्रुश से। तो यहां भी तूलिका बरौनी में भी रूपक अलंकार हो जाएगा। और नीचे देखें चतुर चितेरी, जिसमें चा वर्ण की आवृत्ति है, जब वर्ण की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा देखें, एक चित्रकार चतुर हो सकता है, लेकिन यहां चित्रकार नहीं है, या बरौनी ही चतुर हो गई है। तो जो मानवीय क्रिया कराया पड़ते हुए शरीर के अंग दिखाया है, तो यहाँ पर चतुर चितेरी में उत्प्रेक्षा के साथ साथ मानवीकरण अलंकार भी होगा। भाषा क्षितिज है, अंकित है, बरौनी है, हृदय है, इन सारे शब्दों से आप तत्सम शब्दावली युक्त भाषा लिख सकते हैं। तो ये आपका रहा 42वां पद। और अब इससे आगे का हम देखेंगे 43वें पद का वर्णन। आप आगे देखें 43वां पद, ये 43वां पद है। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भ्रों में बल देखा। देखिए यहां भी वही प्रसंग लिखना है। प्रसंग यहां स्मित रेखा कहते हैं, हंसी की रेखा, मुस्कान, कुटिलता, बांकापन, टेढ़ापन। अब यहां भी कपोल कहते हैं गालों को,
कोमल कपोल, कोमल गाल। तो यहाँ पर उसके गालों का, उसकी हंसी का, उसकी कुटिलता का कवि वर्णन करता है। प्रसाद लिखते हैं, आप देखिए कितनी अच्छी उपमा यहाँ प्रसाद ने दी है। प्रसाद लिखते हैं इसमें, कोमल कपोल पाली में। अब देखिए पाली शब्द क्या होता है, एक हिस्सा, एक पारी, जिसे हम पारी कहते हैं, पाला कहते हैं। अक्सर जैसे हम कबड्डी या खो खो आदि जो खेल खेलते हैं उसमें एक पारी दूसरे एक टीम की होती है और दूसरी पारी दूसरी टीम की होती है, तो उसको पाली कहते हैं। उस पाली के बीच में एक रेखा खींच दी जाती है। उस रेखा खींच दी जाती है कि इधर वाली जो पारी है वो इस टीम की है और इधर वाली पारी वो इस टीम की है। तो ऐसे ही आप देखिए, जब उसकी जब प्रेयसी जब हंसती है तो हंसते समय उसके जो कोमल जो गाल हैं उन पर एक रेखा पड़ जाती है, जो रेखा विभाजन कर देती है दो पाली में। तो उसी स्मित रेखा का यहाँ कवि वर्णन करता हुआ कहता है, आप देखें, कोमल कपोल पाली में तेरे हे प्रेयसी, तेरे कोमल गालों की पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, एक बिल्कुल सीधी सपाट हंसी की जो रेखा दिखाई देती है वो बड़ी ही अनुपम है। अब ये रेखा सीधी साधी तो है, ये रेखा सीधी साधी तो है, सीधी सपाट तो है। हंसी की मुस्कान की जो रेखा है वो बड़ी सीधी है और सरल है, लेकिन इस सरलता में भी कुटिलता को वही व्यक्ति पहचान सकता है, जानेगा वही कुटिलता, अर्थात टेढ़ेपन को, कुटिलता को वही व्यक्ति जान सकता है जिसने भौं में बल देखा। अब भौं आँख के ऊपर, पलक के ऊपर का जो है जहाँ बाल होते हैं उसको भौं कहते हैं। बल, टेढ़ापन, अर्थात इसकी कुटिलता को मान लिया, यहाँ तक तो ठीक है, कोई मुस्कुराया, हंसा, आपको अच्छा लगा, आप खुश हो गए, लेकिन उसमें क्या कुटिलता छिपी है, इस कुटिलता को तो वही जान सकता है जो उसकी भौं के बल को पहचान लेता है, देख लेता है, उसके टेढ़ेपन को जान लेता है। इस तरह का कई बार आपने देखा होगा, इस तरह के कहानी, किस्से, समाचार सुनने को मिलते हैं कि कोई मुस्कुराई और कोई उस पर फिदा हो गया, लेकिन थोड़ी सी उसने भौं टेढ़ी की तो वो समझ गया कि स्वीकृति नहीं है। इसलिए कभी यहाँ लिखता है, जानेगा वही कुटिलता, स्मित रेखा है, सीधी साधी है, सपाट है। कोमल गालों के बीच में जो मुस्कान की जो रेखा है वो सीधी है, सपाट है, लेकिन इसमें कितनी कुटिलता है इसको वही जानेगा, वही पहचानेगा जिसने तेरी भौं में बल देखा है, बांकापन देखा है, टेढ़ापन देखा है। ये कवि ने यहाँ वर्णन किया। अब वापस हम वही साहित्यिक सौंदर्य विशेष की बात करें तो आप देखें, कोमल कपोल कावर्ण की आवृत्ति है। आप लिख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही देखिए, सीधी साधी स्मित सावर्ण की आवृत्ति है, यहाँ भी आप जो है अनुप्रास अलंकार लिख सकते हैं। और भाषा के यदि स्तर पर बात करें तो भाषा में स्मित है, कपोल है, कुटिलता है, ये सारे के सारे जो तत्सम शब्दावली से युक्त जो भाषा है वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है आपके दो जो पद हैं 41 और 42, दो पदों की यहाँ पर ये व्याख्या हो गई है। हम इससे आगे के पदों का जो है वर्णन कल करेंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप इसका जो भाव है ये समझ पाए होंगे, और समझने के बाद भी यदि आपको कहीं कोई शब्दार्थ में या भावार्थ में कहीं कोई दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो, तो आप कमेंट्स डाल करके अवश्य पूछा करें, और जो जिज्ञासा है वो शायद आपकी शांत होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर इससे आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।